गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के.एस. सर पे। मैं आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 6 लेकर के। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए, होप कि आपने राउल्ट लॉ पढ़ लिया होगा। उसी को अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दूसरे फॉर्म में। ठीक है, डाल्टन्स ने क्या बोला वेपर प्रेशर के बारे में, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। रिकैप मतलब क्यों ये पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें क्या कंटेंट होगा, क्या क्वेश्चन आया कि हम फिर ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने मन में कुछ तो क्वेश्चन आया होगा राउट में, तो कुछ लॉ बना, क्यों बना, कैसे बना, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन लेते थे, याद होगा आपको। इस वाले में क्या होता था? प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का क्या बना? वेपर बनता था। फिर हम लोगों ने क्या बोला, क्या एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें प्योर लिक्विड में हम कुछ एक सॉल्यूट डालेंगे और ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और ये भी वोलाटाइल होगा, दोनों ही वोलाटाइल होंगे, तो वेपर बनेंगे। तो राउट लॉ में पता चला था कि अगर सॉल्वेंट का भी वेपर बन रहा है और सॉल्यूट का भी वेपर बन रहा है, तो सॉल्वेंट का कितना वेपर बन रहा है और सॉल्यूट का कितना वेपर बन रहा है, वो कैसे निकालते थे? पी सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय काई सॉल्वेंट। उसी तरीके से पी सॉल्यूट कैसे निकलता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता था? पी नॉट ऑफ सॉल्यूट इंटू काई ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, मेरा क्या क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है, यहां पे क्या है, काई ए एंड क्या है, काई बी आपने सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, अब यहां से ये कुछ वेपर बना होगा, है कि नहीं? तो वेपर फेज में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ ए के वेपर्स होंगे और कुछ ना कुछ क्या होंगे, बी के वेपर्स होंगे। तो ए का कितना वेपर होगा कहां पे, वेपर फेज में, और बी का कितना वेपर होगा कहां पे, वेपर फेज में, वो हमें बताना है। क्लियर? प्लस दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते थे, याद कीजिए, कब लगा सकते थे? तो ये फॉर्मूला जब डिराइव हुआ था तो हम बोले थे एट इक्विलिब्रियम पे, है कि नहीं? कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। बट जो ये काई ए एंड काई बी कोई भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, आप सोच करके देखिए कब का दिया रहता है, क्या वो इक्विलिब्रियम का दिया रहता है क्या? सोचिए, क्या वो इक्विलिब्रियम का काई ए और काई बी का वैल्यू देता है क्या? नहीं, वो हमेशा बोलता है कि 1 मोल ए 3 मोल बी के साथ मिल करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। तो 1 मोल और 3 मोल, अगर ऐसा बोला है तो काई ए यहां से क्या आएगा, ए का मोल बाय टोटल मोल, और बी का मोल कितना आएगा, बी का मोल बाय टोटल मोल। तो ये जो काई ए काई बी का डाटा कोई भी क्वेश्चन में देता, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे जाके देखिए, राउट लॉ के न्यूमेरिकल, नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू या जेई एडवांस के पीवाईक्यू कहीं भी किए हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे। और काई ए और काई बी का वैल्यू हम लोग यहां जो पुट करते थे वो इनिशियल वैल्यू पुट कर देते थे। इनिशियली जो भी वैल्यू हमें काई ए और काई बी का दिया रहता था वही हम पुट कर देते थे। ठीक है, वही हम लोग क्या करते थे, पुट कर देते थे इनिशियल वैल्यूज, किसके, काई ए और काई बी के इनिशियल वैल्यूज ही पुट कर देते थे हम लोग। सोचिए, जबकि ये फॉर्मूला कब लगना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम, लेकिन आप तो वैल्यूज इक्विलिब्रियम का ना पुट करके इनिशियल का पुट कर रहे हैं। तो बोलेंगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सोचिए, इक्विलिब्रियम होते होते आप क्या बोल रहे हैं कि आपके इस वाले जो सॉल्यूशन में है, इसमें काई ए का मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो हमने सोचा है कि 1/4 वैल्यू था, और काई बी का क्या था, 3/4 वैल्यू था, है कि नहीं? तो जब इनके वेपर्स बनेंगे, जब ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन बचेंगे। तो उसके बाद भी क्या काई ए 1/4 और काई बी 3/4 होगा क्या? बोलेंगे हाँ सर, ऐसा तो हो सकता है कि जिस रेशियो में ए और बी लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उसी रेशियो में ए वेपराइज होगा और बी भी वेपराइज होगा, और बाद में भी 1/4 और 3/4 रेशियो जब निकालेंगे तो होगा क्या, ऐसा होगा क्या कि जिस रेशियो में आपने सॉल्यूशन बनाया, जैसे यहां मैंने बनाया 1:3 मोल पे, तो क्या जब वो वेपराइज होंगे तब भी क्या ए का 1:1 जाएगा तो बी का 3 जाएगा क्या मोल ऊपर? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका हो सकता है कि वेपर में
ज्यादा मोल्स प्रेजेंट हो, और जो लेस वोलाटाइल होगा उसका हो सकता है वेपर में कम मोल्स प्रेजेंट हो। क्लियर है? यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हो, और मान लेते हैं जैसे यहां ए का कितना मोल लिया है आपने, ए का कितना मोल लिया है 1, और बी का कितना मोल लिया है 3। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे जब वेपर बनेगा तो ए का ऊपर भी एक रेशियो ए, मतलब कुछ ऐसा मोल्स होगा कि ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे 1:3 आएगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ए क्या होगा सोच करके देखिए, ए अगर मोर वोलाटाइल हुआ तो आपको क्या दिखेगा पता है, जब वो वेपर बनेगा तो ए के मोल्स वेपर फेज में क्या होंगे ज्यादा, और बी के मोल्स वेपर फेज में क्या होंगे कम। हो सकेगा, हो सकता है वहां पे जो वेपर में मोल फ्रैक्शन ए का आए वो ज्यादा और बी का कम, जबकि कि लिक्विड सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें ए कम है और बी ज्यादा। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, अब थोड़ा सा मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा घूमने वाला है। यानी अब हमें लिक्विड सॉल्यूशन के साथ साथ हमें वेपर जो सॉल्यूशन जो ऊपर जा रहे होंगे उसके बारे में भी जानकारी चाहिए, और इसी के बारे में इन्हीं दोनों को रिलेट कौन करता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जिनके भी मन में बात चला सर तो ये फॉर्मूला लगा कैसे, वो यही क्लियर होने वाला है। कब ये लगाया जा सकता है और कब ये डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते हैं वो यही हम लोग पढ़ेंगे। कब क्वेश्चन में देखना है, डाटा के अकॉर्डिंग, डाटा दिया रहेगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि कब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और कब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट अगर लग रहा है कि क्या मैंने बोला, एक बार और रिपीट कीजिए इसको। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने समझा, उसको समझिए फिर से एक बार कि मैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या आपको समझाया, ताकि आपको ये और इंटरेस्टिंग लगे आगे चल के। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ को मिला के बहुत जगह पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब ध्यान से देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है। देखिए राउल्ट लॉ भी पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ही यूज होता था कि पी ए कितना होगा तो पी नॉट ए इंटू का ये है कि नहीं, पीबी कितना होगा बताओ, तो वहां पे पीबी हम लोग निकालते थे कैसे, पी नॉट बी इंटू काई बी। तो वहां भी पार्शियल प्रेशर ही निकाल रहे थे, किसका, ए और बी, या कोई भी कंपोनेंट जो आपने रखा है उसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन में। क्लियर है कि नहीं? यहां भी वही सीखेंगे डाल्टन्स लॉ में भी, बस यहाँ पे पी नॉट ए इंटू काई ए नहीं होगा या पी नॉट बी इंटू काई बी नहीं होगा, यानी ये काई ए और काई बी के टर्म्स में नहीं होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कुछ और के टर्म्स में होगा। क्लियर है कि नहीं? चलते देखते, इंटरेस्टिंग है ये। तो क्या बोल रहा है, इन एनी मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर। प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना होता है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर टोटल पीटी, या पी मिक्सचर भी लिख सकते हैं आप, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ये और मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होगा गैस के, इसके बराबर पार्शियल प्रेशर होता है। बट राउल्ट लॉ तो बोलता था कि जो भी पार्शियल प्रेशर ए का निकालिएगा होगा पी नॉट ए इंटू का ये, बट यहां बोला अगर पी ए का निकालना है तो टोटल इंटू इसका मोल फ्रैक्शन होगा। अब ये कौन सा काई ए होगा, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, काई ए होगा या कुछ और होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका, डाल्टन्स लॉ और लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर। यानी सिंपल सा बात है, पी टी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, ये तो राउल्ट भी बोलता था। ठीक है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखिए, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो कि वोलाटाइल है वहां पे आपको दिया हुआ है, वो कैसे निकलेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पी टोटल, जो भी वेपर प्रेशर टोटल है, मल्टीप्लाइड बाय जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन जिसका भी आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन, कहां, वेपर फेज में। फिर से बोल रहे हैं कहां, वेपर फेज में, लिक्विड में नहीं, वेपर में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हम लोग एक नए टर्म से यहां बोलेंगे वाई, जैसे काई होता था एक्स टाइप से, ये होगा वाई। वाई जहां भी लिखा रहे मतलब समझ लीजिए वो मोल फ्रैक्शन ही दिया हुआ है, लेकिन कहां का मोल फ्रैक्शन, लिक्विड में नहीं, वो लिक्विड के अंदर नहीं, गैस के अंदर कितना होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। क्लियर है सबको? चलिए, तो अब समझते हैं, इस वाले को थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपने बनाया है, क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें सॉल्यूट ए है और सॉल्यूट बी है, और ये दोनों ही क्या है हमारे,
दोनों ही वोलाटाइल है। अभी हम लोग दोनों ही वोलाटाइल का केस पढ़ रहे हैं, अभी आएगा आगे जहां पे सिर्फ एक वोलाटाइल होगा इन दोनों में से, उसको कैसे करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपको पता है कि अगर कंटेनर को छोड़ के जाए तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होना स्टार्ट होगा, हाँ या ना। जैसे इवापोरेशन स्टार्ट होगा, ए के भी जाएंगे, बी के भी जाएंगे, कहां, वेपर फेज में। अब बताइए, मान के चलते हैं यहां पे ए का 1 मोल है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेट से ए का 1 मोल है और बी का 3 मोल है, ऐसा एग्जांपल समझते हैं। मेरा क्वेश्चन है, यहां ए का 1 मोल है इस लिक्विड वाले सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में, यहां पे ए का मोल से 1 और बी का मोल से 3, क्लियर है कि नहीं। तो जब इवापोरेशन स्टार्ट होगा, तो जब ये वेपर में जाएंगे, यहां जाएंगे, तो यहां ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ए का वेपर ज्यादा होगा कि बी का वेपर ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए, मोल देख करके बताइए, बता पाइएगा क्या, बोलिए। नहीं बता सकते हैं मोल देख करके, ठीक है। तो आप मोल देख के नहीं बता दीजिए कि ए का सर कम मोल है तो कम वेपर बनेंगे और बी का सर ज्यादा मोल है तो ज्यादा वेपर बनेगा। ये कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोनों का टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने का सेम होगा, तब ये बोल सकते हैं आप। यानी कौन ज्यादा वेपराइज होगा, कौन कम वेपराइज होगा, वो आपने कितना मोल इनिशियली लिया है इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। वो तो डिपेंड किस पे करता है फिर सर, तो वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा वोलाटाइल है, ए ज्यादा वोलाटाइल है कि बी ज्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब जिनका वेपर में बदलने का या वेपर बनाने का टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा हो, या खुद को वेपराइज करने का टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैंने यहां इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए इज मोर वोलाटाइल, तब आपको सिंपल क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया कि अच्छा ए ज्यादा वोलाटाइल है, दैट मीन्स क्या होगा, जो वेपर बन रहा होगा यहां ए के वेपर्स भी होंगे और बी के वेपर्स भी होंगे, लेकिन ए का वेपर बी से ज्यादा होगा, ऐसा सोच करके आप चल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां ए का पार्शियल प्रेशर बताइए, यानी ए भी कुछ पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा और बी भी लगा रहा होगा, कितना होगा, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो पीटी इंटू काई ए, क्या लिख सकते हैं, पीटी इंटू काई ए, कैसे, टोटल प्रेशर इंटू काई ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ थोड़ा सा चेंजेस क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताइए, खुद सोचिए, पीटी इंटू काई ए की जगह कुछ चेंजेस करना पड़ेगा क्या। तो देखिए, हाँ, काई ए को किसको रिप्रेजेंट करता है, काई ए रिप्रेजेंट करता है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। अगर आप यहां भी काई ए यूज करेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो लिक्विड फेज का है कि वेपर फेज का है। तो इसी कारण से हम लोग इस काई ए को थोड़ा सा ओमिट करेंगे और यहां क्या लिख देंगे, वाई ए, क्लियर है कि नहीं। दूसरा, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय बी का मोल फ्रैक्शन कहां, वेपर में, क्लियर। तो यहाँ पी ए और पीबी क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। पीटी क्या हो गया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर और सॉल्यूशन सॉरी। वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर्स, क्लियर है इतना दूर, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो पी ए और पीबी निकालने का एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, लेकिन यहाँ वेपर पे आपको वेपर का मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर का मोल फ्रैक्शन पता होगा तब ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, एक नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहां हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए पी ए चाहे आप वाई ए के टर्म्स में निकाले, चाहे पी ए पी नॉट ए काई ए राउंड लॉ से निकाले, पी ए तो पी ए है, बराबर ही होगा, है कि नहीं। पीबी भी क्या होगा, उतना ही होगा जितना राउंड लॉ से कैलकुलेट करेंगे या जितना डाल्टन्स लॉ से, यानी दोनों सेम होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पी ए अकॉर्डिंग टू राउल्स विल बी इक्वल टू पी ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए इक्वेशन, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए मस्ट बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। तो यहां से आप अगर वाई ए का वैल्यू यानी ए का मोल फ्रैक्शन इन कहां बोल सकते हैं, इन कहां बोल सकते हैं बताइए, वेपर फेस, ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कितना होगा, तो पी नॉट ए इंटू काई ए बाई पी टी, क्लियर है।
और पीटी को आप वैसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो वाई ए आ गया। सिमिलरली अगर आप वाई बी निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस कर दीजिए यहां से, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप सिंपली लिख सकते हैं वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी बाई पी टी। तो ये तो आपका वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला यहां से आ गया। क्लियर है? कि अगर मान लीजिए आपको वाई ए और वाई बी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको काई ए काई बी पी नॉट बी और क्या दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, तो भी आप वाई ए और वाई बी निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 1 यही बन सकता है कि वाई ए वाई बी निकालने का क्वेश्चन देगा, आपको पी ए पी नॉट बी काई ए या काई बी में से कोई एक और पीटी दे देगा, और वहां से फिर क्या होगा, आप क्या निकाल सकते हैं, वाई ए। क्लियर है कि नहीं? इतना आपको क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपको क्या है, काई ए काई बी नहीं पता है, पीटी कैसे निकालिएगा, सोचिए। तो देखिए पीटी पहले कैसे निकलता था, काई ए काई बी पता होता था तो पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, सिंपल था एकदम। बट अगर आपको अब काई ए काई बी नहीं पता है, उसके बदले वाई ए और वाई बी पता है, तो आप कैसे निकालिएगा फिर पीटी, तो उसको देखते हैं। नाउ अब काई ए प्लस काई बी आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। अगर काई ए प्लस काई बी 1 होता है तो काई ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए कहां से लिखेंगे। यहां से देखिए काई ए को क्या लिख सकते हैं, वाई ए इंटू पी टी बाई पी नॉट ए, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, वाई ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, पी नॉट ए नीचे आएगा, तो पी नॉट ए इंटू पी टी। सिमिलरली काई बी को क्या लिखेंगे, वाई बी बाई पी नॉट बी इंटू पी टी बराबर क्या लिखेंगे, 1। तो यहां से पी टी कॉमन आ जाएगा, तो वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई पी नॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, पी टी, ये वैल्यू होगा। तो एक ये फॉर्मूला हो गया पीटी निकालने का, और एक ये फॉर्मूला हो गया पीटी निकालने का। ठीक है, हमारे पास दो दो फॉर्मूले हो गए। पहला जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये कब आपको यूज करना है, जब आपको काई ए काई बी पता हो। नीचे वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको वाई ए और वाई बी पता हो। क्लियर है, सिंपल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पीटी का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज बताइए। तो इसका रेंज सिंपली आपको याद होना चाहिए, पी नॉट बी से पी नॉट ए के रेंज में लाई करता है। ठीक है, इन्हीं के बराबर या इसके बीच में होगा ए और बी, जिनसे वो मिल के बन रहा है, जिनसे वो मिल के बन रहा है, जैसे ए और बी से मिल के बन रहा है, तो ए का जो प्योर में वेपर प्रेशर होगा और बी का जो प्योर में वेपर प्रेशर होगा, उसी दोनों के बीच में जब आपको मिक्स कीजिएगा तो उसका जो टोटल होगा वो उन्हीं के बीच में होगा। क्लियर है कि नहीं? ना सबसे लोएस्ट वाले से लो जाएगा, ना सबसे हाईएस्ट वाले से हाईएस्ट जाएगा, वो उनके बीच में रहेगा। इनका रेंज जो है, रेंज ऑफ टोटल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिल गए, एक ये एक ये एक ये, और क्या मिला, वाई ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए बाई पी टी। उसके बाद वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाई पी टी। सिंपल, ये चार फॉर्मूले आपको रखने, जिसमें से पहला तो फर्स्ट का ही, ये तीन फॉर्मूले आपको रट के रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। चलिए कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उस पर हम लोग थोड़ा हिंट करेंगे, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे पॉसिबल है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक डिफरेंट टाइप को हम लोग करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। तो चलिए पहला टाइप, पहले ये सिंपल सा समझते हैं इस पैटर्न को, जो कि सॉल्यूशन के लिए पूछा जाएगा। जब कंटेनर में क्या लगा होगा, पिस्टन, एक कंटेनर होगा उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ होगा और उसमें एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी आपको यहीं पे उसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कौन सा, जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। स्टार्टिंग में क्या पूछा था, याद कीजिए कि हम लोग काई ए का जो इनिशियल वैल्यूज पुट कर देते हैं और काई बी का जो इनिशियल वैल्यू पुट कर देते हैं, जबकि फॉर्मूला कब का है, इक्विलिब्रियम का है। तो ये क्यों पुट कर देते हैं काई ए और काई बी इनिशियल वैल्यू, जबकि हमें काई ए और काई बी हमें कब का पता होना चाहिए, जब वेपराइज होकर ऊपर वो चला गया। अब जो ए और बी के मोल्स बचे हैं उनका मोल फ्रैक्शन पुट करना चाहिए था यहाँ, जबकि हम लोग तो पहले वाला ही पुट कर देते हैं, वो यही पता चलेगा, समझिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, मतलब जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो केस 1, जब वेरी वेरी लेस स्पेस अवेलेबल बिटवीन लिक्विड सॉल्यूशन एंड पिस्टन, लिक्विड सॉल्यूशन और पिस्टन के बीच में बहुत कम स्पेस बचा हुआ है,
लिक्विड सॉल्यूशन और पिस्टन के बीच में बहुत कम स्पेस है, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो क्लोज्ड कंटेनर में ही डिफाइन होता है। तो तब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ए का आपने, वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, ए का आपने यहाँ पे कितना मोल लिया है 1 और बी का यहाँ पे आपने कितना मोल लिया है 3। क्लियर है, सिंपल सा बात है, इनिशियली है ये, ठीक। अब ये ए और बी दोनों वोलाटाइल है, ए मान लेते हैं ज्यादा है या बी ज्यादा है, अभी उस पे ये मैटर नहीं करेगा, अब बाद में उसको देखेंगे। तो मान के देखिए कि ए क्या हुआ, ए वेपराइज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ए के वेपर्स बनने शुरू हुए और धीरे धीरे बी के भी वेपर बनने शुरू हुए, फिर वो धीरे धीरे कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा, इवापोरेशन का घटेगा, दोनों क्या होंगे एक टाइम पे इक्वल होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवापोरेशन के बराबर आएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। और इसी इक्विलिब्रियम पे हम क्या निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि उसी समय पे जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है कि नहीं, तो वही कैलकुलेट करना होता था। अब यहाँ बहुत कम स्पेस अवेलेबल है, आप ध्यान से देखिए, यानी ए का मान लेते हैं 1 मोल में से सिर्फ 0.01 मोल ही इवापोरेट हुआ और बी में से मान लेते 0.00 या 0.009 मोल जाकर के ऊपर गए, और जैसे ऊपर गए तो अब तो वहां स्पेस बचा नहीं है, उस बहुत कम स्पेस है यहाँ पे, तो क्या होंगे, उतने ही वेपर जाएंगे, तुरंत कंडेंस होंगे और इक्विलिब्रियम तुरंत आ जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आएगा। यहां इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर वेरी लो इवापोरेशन, जब बहुत ही कम इवापोरेशन, बहुत लो इवापोरेशन होगा, थोड़ा ही अमाउंट, लो अमाउंट बोल सकते हैं, लो अमाउंट इवापोरेशन जब होगा, बहुत लो अमाउंट जब इवापोरेट होगा तभी हो जाएगा। यानी ए में जो चेंजेस होंगे, तो ए का कितना मोल था जी, ए का मोल था 0.0 सॉरी ए का मोल था 1 में से अगर ये 0.01 उड़ भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, वो तो 1% के बराबर भी क्या है, 1% के आसपास होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहे थे कि इवापोरेट हो जाने के बाद भी यहाँ ए का मोल कितना बच रहा है, लगभग 0.99 बच रहा है कि नहीं, और बी का कितना बचेगा, 3 में से 0.09 चला भी गया तो 2.91 इसके आसपास बचेंगे, और आपने 3 लिया था तो अप्रोक्सीमेटली बहुत बचा हुआ है कि नहीं। तो आप क्या करते थे कि आप न्यू वाला वैल्यू नहीं लेते थे, काई ए ऐसे नहीं निकालते थे कि मोल्स ऑफ ए कितना बचा हुआ है, तो 0.99 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.99 प्लस बी का 2.91 और एक नया मोल फ्रैक्शन निकलेगा, इसका जो वैल्यू आएगा और जो स्टार्टिंग का था, काई ए कितना था स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में 1 लिया था और 3 सॉरी टोटल 4, 1 + 4 ये आएगा 0.25, तो ये मान लीजिए भी 0.24 इसके आसपास आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं हम लोग ये मान के एज्यूम करके चले थे कि यहाँ पे बहुत कम स्पेस अवेलेबल है और जब वो वेपर बनेगा तो बहुत कम अमाउंट ऑफ, बहुत ही छोटा अमाउंट ए का और बहुत ही छोटा अमाउंट बी का वेपर फेज में जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही कम अमाउंट जब जाएगा और उसी में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, तो आपको काई ए और काई बी का नया वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नए वैल्यूज काई ए और काई बी के इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे और इनिशियल वाले, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट काई ए पुराना वाला और काई बी भी पुराना वाला तुरंत निकालते थे और उसी को पुट कर देते थे पीटी को निकालने के लिए। क्लियर है, तो अब आपके मन में ये चल रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, सिंपली बोला है ए का इतना मोल है, बी का इतना मोल है, मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन बताया, तो टोटल वेपर प्रेशर बताइए, तो वो सिंपल सा वेरी लेस स्पेस वाला है। अगर कब नहीं लेना है वो आगे है इसका केस 2, ठीक है, आप वहां बताएंगे। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो सिंपली आप समझ के चलिए ये वही फर्स्ट केस है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, काई ए और काई बी का कौन सा वैल्यू लेना है, जो इनिशियल है, नोट में यहाँ लिखा हुआ है देखिए, जो काई ए का इनिशियल वैल्यू वही क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, यानी आपको कोई मतलब नहीं, जो डाटा दिया है ए और बी का जो भी मोल दिया है, जो मोल फ्रैक्शन दिया उसी को आप पीटी निकालने के लिए यूज कर ले, कुछ भी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे काई और काई बी हो गया। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है,
इस वाले केस में क्या होता है, काई ए काई बी पी नॉट ए पी नॉट बी लगभग नोन रहते हैं क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये नोन रहेंगे। आपको क्या निकालने बोलेगा जनरली, वाई ए और वाई बी। तो वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, सिंपल सा बताइए, पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाई पी टी, है ना। पी नॉट ए दिया है, काई ए जो होगा क्वेश्चन में वो आपको दिया रहेगा, कौन सा इनिशियल वाला, उसी को आपको यूज करना है, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा इवापोरेशन हुआ नहीं है, तो जो काई ए इनिशियल है वही इक्विलिब्रियम का है। और पीटी किसी ना किसी तरीके से आपको या तो टोटल दे देगा या फिर कोई इनडायरेक्ट वे देगा जिससे आपको पीटी मिल जाएगा। क्लियर है। तो पुट करके आपको वाई ए और वाई बी निकालने बोलेगा इस केस में। क्लियर है, वो आसानी से निकल जाएगा। तो मान लिया टोटल वेपर प्रेशर पीटी कैसे निकलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पीटी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो ये होगा पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू सॉरी पी ए प्लस पी बी, फिर पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर है, हाँ या ना। अगर आपको थोड़ा लगा कि आपको 20-25% या 30% समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, ये नया कंसेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप जाइए फिर से उसको एक बार धीरे से वीडियो को अच्छे से उसको देखिए, नोट्स बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। देखिए केस 2 पे क्या है, व्हेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स वेपराइज्ड और स्पेस बिटवीन लिक्विड सॉल्यूशन एंड पिस्टन इज मोर देन केस 1, ये वाला केस है। यानी अब पिस्टन और इसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है और अब यहां से अच्छा खासा क्या हो चुका है, इवापोरेशन। तो अब अगर आपने लिक्विड को स्टार्टिंग में ए का 1 मोल लिया था और बी का 3 मोल लिया था तो होगा क्या, स्पेस अच्छा खासा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ए के मोल ऊपर वेपराइज होंगे, बी के मोल भी वेपराइज होंगे, हाँ या ना। अब धीरे धीरे वो जाके पिस्टन के ऊपर से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल बनेंगे कुछ और कुछ नीचे आ जाएंगे वेपर। ठीक है, और वो ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवापोरेशन के जब इक्वल आएगा, बहुत देर के बाद या बहुत पहले जब भी आना होगा आएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पे हम पूछेंगे कितना वेपर प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है, या वेपर प्रेशर बताइए, हाँ या ना। तो अगर आपने अब अगर ये फॉर्मूला यूज किया कि पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, डायरेक्ट आपने यूज कर लिया है कि नहीं, और आपने यहाँ काई ए का वैल्यू क्या पुट किया, यही ए और जो इनिशियल वैल्यू दिए थे बी और ए का, आपने स्टार्टिंग वाला यूज किया और इस पे पुट कर दिया, और काई बी का भी वैल्यू स्टार्टिंग से ही पुट कर दिया। अब आपका आंसर गलत आ जाएगा, अब आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो बोले, तो आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि सर यहाँ क्या पिस्टन बना के देगा और बोलेगा क्या मोर स्पेस है क्वेश्चन में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला है। वो आपको कुछ ऐसा डाटा देगा कि उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये डाटा है मतलब पिस्टन में स्पेस अवेलेबल है। जैसे समझिए मैंने क्या बोला, ए का 1 मोल है, बी का कितना मोल है, 3 मोल है, तो हम बोलेंगे आफ्टर सम टाइम जब बी का 1 मोल इवापोरेट हो जाता है, कितना, बी का 1 मोल इवापोरेट हो जाता है, तो टोटल वेपर प्रेशर बताओ। तो अब बी का 1 मोल इवापोरेट हो चुका है, सोचिए 3 में से 1 33%। तो अब आप वो बी का मोल फ्रैक्शन अगर स्टार्टिंग का देखें तो कितना है, 3, टोटल है 4, और 1 मोल वेपराइज होने के बाद लिक्विड में अब कितना बचा, 2 ही बचा, 2। लिक्विड में अब कितना बचा है जी, 2 बचा है, हाँ या ना। लिक्विड में कितना बचा है, 2, बी का मोल्स बता रहे हैं, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या, 1 मोल इवापोरेट हो गया कुछ देर के बाद, तो बी का अब कितना लिक्विड के अंदर बचा है, 2, और टोटल कितने हैं, तो ए का कुछ ना कुछ 1 में से कुछ गया होगा, तो इसका तो कितना बचा हुआ है, 2 बी का, और ए का कितना मोल्स होगा, 1 में से x मान लेते चला गया होगा, तो कुछ ये बचेगा। तो अब ये वैल्यू जो होगा और ये वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे, ये और ये वैल्यू क्या होंगे, अलग। और अगर आपने काई बी को यहाँ पे 3/4 करके सॉल्व किया, आंसर आपका क्या आ जाएगा, गलत। यानी ऐसा कुछ एडिशनल डाटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे जनरली आपको काई ए काई बी वाई बी पी ए और पी नॉट बी, सॉरी काई ए काई बी वाई बी पी ए और पी बी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है इस वाले केस में। ठीक है, और इस वाले केस में आपको दिया क्या रह सकता है, हो सकता है कि पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन हो, काई ए काई बी गिवन हो, 3-4 डाटा आपको देगा जिसको आपको यूज करके सब निकालना होगा। इस केस में क्या आपको मान के नहीं चलना, मतलब ये जो नोट पढ़ रहे हैं इसका हमारा मतलब कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो केस 1 वाला कंक्लूजन जब कुछ भी गिवन नहीं है कि 1 मोल उड़ा 2 मोल उड़ा, वो सिंपल बोल रहा है कि ए और बी से सॉल्यूशन बताएं, बनाए हैं मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाए, वेपर प्रेशर बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन है सिंपल,
तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इनिशियल को इक्विलिब्रियम के बराबर, यानी इनिशियल मोल फ्रैक्शन को इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन को दोनों को इक्वल मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इन केस 2 में आप ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो इनिशियली काई ए और काई बी है और इक्विलिब्रियम पे जो काई ए और काई बी वो डिफरेंट है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लग जाएगा पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ये नहीं लगा सकते। या फिर आप ये नहीं लगा सकते वाई ए तो अलग हो गया, ये काई इनिशियल से लेना देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे इस पे क्या एडिशनल डाटा, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने 2 मोल्स ऑफ बी लिक्विड सॉल्यूशन से क्या हो गया, वेपराइज, या कुछ और भी डाटा दिया रहेगा, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा, PT2। पहले अगर PT1 था टोटल वेपर प्रेशर, ये PT1 था स्टार्टिंग का, तो बाद का कितना हो जाएगा PT2, क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या हो चुका है, क्योंकि यहाँ कुछ इवापोरेट हो चुका है, कुछ ना कुछ क्या है। जैसे ये वाला PT1 अगर है इधर वाला केस में, जब बहुत कम स्पेस अवेलेबल है और आपने अगर पिस्टन को ऊपर कर दिया, स्पेस बढ़ गया, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। याद कीजिए मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड, बट सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड और कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन तो चेंज हो ही गया बाद में मोल्स इसके 2 हो गए, 1 हो गए, तो कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में कुछ चला गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टोटल वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, इसी को निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो अब चलते हैं केस 3, वो कैसे निकलेगा वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट केस 3 पे आते हैं, जब लास्ट ड्रॉप कंटेनर में बचा, यानी आपने इतना कंटेनर ऊपर कर दिया कि पूरा का पूरा गैस ही इवेपोरेट हो गया और एक लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है। सोचिए लास्ट ड्रॉप बचा है मतलब लिक्विड सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। अब जो भी सॉल्यूशन यहाँ आपको दिख रहा है वो पूरा वेपर सॉल्यूशन है। वेपर सॉल्यूशन मतलब यहाँ ए और बी यहाँ भी मिक्स्ड है बट वेपर फॉर्म में है, और ए और बी इस वाले ड्रॉप में भी है, ए और बी, लेकिन इसका मोल्स बहुत कम है, यानी नेग्लिजिबल होगा। तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि अगर आपने ए का स्टार्टिंग में अगर 1 मोल लिया था और बी का 3 मोल लिया था, तो ए का पूरा मोल वेपर बन चुका है और बी का भी 3 का तीनों मोल वेपर बन चुका है। यानी पूरे वेपर फेज को अगर देखा जाए तो उसमें ए का कितना मोल्स दिखेगा, वेपर का 1 मोल, और बी का भी कितना दिखेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मोल। यानी जो लास्ट ड्रॉप बचा उसमें ए और बी का मोल्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो बताइए यहाँ काई एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, काई ए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, काई ए एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, काई ए एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा। तो बोलेंगे सर काई ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, ए का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। और सर ए इक्विलिब्रियम पे गैस फॉर्म में है, तो सर हम इसको काई ए इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, काई ए इक्विलिब्रियम को सर इसको वाई ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ यही वाई ए होगा, यानी काई ए इक्विलिब्रियम को आप वाई ए बोल सकते हैं। लेकिन काई ए इक्विलिब्रियम होगा किसके बराबर ये बताइए। तो वो इनिशियल मोल्स के, इनिशियल मोल फ्रैक्शन के ही बराबर होगा। कैसे, इनिशियली आपने ए का 1 मोल लिया था और बी का कितना लिया था, मान लीजिए 3, तो इनिशियली काई ए कितना होगा 1/4, काई बी कितना होगा 3/4 इनिशियली। और मान लीजिए सबके सब वेपर बन गए, ए भी पूरा आपका पूरा वेपर में चला गया और बी भी पूरा का पूरा वेपर में चला गया। क्लियर है आपको इतना दूर, ए भी पूरा का पूरा वेपर में चला गया और बी भी पूरा का पूरा वेपर में चला गया, ठीक है। ए और बी दोनों वेपर में चले गए। तो अब लिक्विड में कितना बचा, तो काई ए यानी लिक्विड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब काई ए में ए का बहुत ही कम है तो नियरली इक्वल टू 0, और बी का कितना हो चुका है, ये भी नियरली इक्वल टू 0, और ये सब कहां चले गए, वेपर में। कहां चले गए, तो वेपर में अब ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया ये बताओ। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, जितना उसका मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में था, क्योंकि ए का 1 मोल था तो 1 मोल पूरा ही वेपर बन गया। तो वाई ये कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन वेपर फेज। तो ए का 1 गया है और बी का कितना गया होगा 3, तो 1/4, तो स्टार्टिंग में जो होगा वही। यानी अगर लास्ट ड्रॉप बचा है तो आपको क्या एजम्पशन या क्या पैटर्न आपके सोचना है दिमाग में कि जो भी वहां का वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो इनिशियल के बराबर होगा, और बी का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वेपर में उस समय वो किसके बराबर होगा, बी का ही मोल फ्रैक्शन, लेकिन लिक्विड फेज में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था। और एन ए लिक्विड का 0 और एन बी यानी मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो चुका होगा, 0, खत्म हो चुका होगा, क्योंकि क्या है लास्ट ड्रॉप है। यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं,
वेपराइज्ड हो सके। जनरली यहाँ पे काई ए, काई बी, वाई ए पूछा जाता है। यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, PT3। यानी आपने जब पहला पिस्टन रखा था PT1, इसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा। थोड़ा सा पिस्टन ऊपर कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। और यहाँ भी क्या होगा, कॉम्पोजिशन, लिक्विड सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। पहले इनिशियल वैल्यूज थे, बीच में कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू होंगे, लास्ट में तो काई ए और काई बी का ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जीरो, मतलब ए और बी में तो कुछ काई ए और काई बी का वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि वो लिक्विड में होंगे ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में लास्ट ड्रॉप वाले में हम क्या एज्यूम करते हैं, जो इनिशियल वाला जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो फाइनली जा करके जो वेपर में मोल फ्रैक्शन होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वेपर्स में चले जाएंगे, तो जो स्टार्टिंग का था वही वेपर का हो जाएगा। तो आपको ये लेकर के चलना है। क्लियर है कि नहीं? तो तीनों केसेस पे क्वेश्चन आते हैं, तीनों को हम लोग बताएंगे। जो पहला वाला केस और केस 3 बहुत आसान है, तुरंत बन जाता है। केस 2 को आपको समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए 20, 30, 40% अगर ये वीडियो समझ में आ गया है, लग रहा है कि और बहुत अच्छे से समझना है, तो वीडियो को एक बार और रिपीट करें, 2 बार और रिपीट करें, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ाना तो है नहीं कहीं पे जा करके, तो सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चन वाला, उसको आप जरूर करें, क्योंकि फिर इस थ्योरी का एप्लीकेशन आप नहीं सीख पाएंगे अगर उस वीडियो को आप नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे उस न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आप वीडियो को देखते हैं बट फीडबैक थोड़ा बहुत नहीं मिलता है हमको। ठीक है, तो उसको देखें। चलिए, थैंक यू और अपना ध्यान रखें। बाय।